नमस्कार। नमस्कार। आज शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी यूँ तो इंजीनियर हैं, पर साहित्य में इनकी काफ़ी रुचि है, साहित्यकार भी हैं और समाजकर्मी हैं। समाज में भी समाज परिवर्तन में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि समाज में सुधार कैसे हो, और ये जो हमारा एक दकियानूसी समाज है वो कैसे ठीक हो, कैसे लोग जागरूक हो, कैसे इनमें चेतना आए कि कोई भी नरेंद्र मोदी या शाह या ऐसे ही कोई लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकें। आज की डेट में जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। और जिस तरह से पार्लियामेंट को भी डायरेक्ट डिक्टेट किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ के पीठासीन अधिकारी विपक्ष के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि पार्लियामेंट इस बार बहुत भारी भरकम आई है और विपक्ष का बहुत दबदबा है इसमें, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से विपक्ष को दबाया जाए। और अभी तक आप देखिए विपक्ष को जो है वो उप वो उपाध्यक्ष लोकसभा का वो नहीं बनाया। उसके चक्कर में लोकसभा पिछले साल, पिछली पार्लियामेंट में, मतलब पिछली लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में पूरे 5 साल कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो ये कितना मतलब एक तरह से लोकतंत्र के पर आघात है ये। तो इन सब बातों पर हम चर्चा कर रहे थे, तो हम शैलेंद्र से सुनेंगे कि इन सब चीज़ों पर वो क्या सोच रखते हैं और कैसे इस समाज को, इस देश को बदला जाए, सुविधा दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बीच में बहुत बड़ी विषमता है, और सब तरह की विषमता है, सामाजिक विषमता भी है, आर्थिक विषमता भी है, नर नारी में भी काफ़ी भेद है, समता नहीं है उसमें भी, और जाति की भी विषमता है। तो इन विषमताओं को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और एक समतामूलक समाज कैसे बन सकता है, इसके ऊपर शैलेंद्र जी से आज चर्चा करेंगे। तो शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। धन्यवाद सेठ साहब। और आप जो है बताएं कि ये विषमताएं कैसे ख़त्म हो सकती हैं। सर, आज का जो आपका विषय आपने लिया है ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये समाज परिवर्तन या समाज सुधार की जब बात हो रही है, तो आज हम 21वीं सदी में हैं और हमारा समाज जो है बहुत ही जटिल हो गया है। सभ्यता जो है हमारी बहुत ही जटिल हो गई है, क्योंकि साइंस का और टेक्नोलॉजी का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, और इसी के साथ साथ जो आर्थिक विकास हुआ है और दुनिया में तेज़ी से बदलाव आए हैं, और इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट सेक्टर का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ कॉरपोरेट्स जो है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनकी तो जो उनका टर्नओवर है वो कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा होता है, और वो बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। तो इसलिए ये जो विषय है ये तो एक छोटी सी वीडियो चर्चा के अंदर इसे कवर नहीं किया जा सकता है, और थोड़ी बहुत बातचीत हम इसके बारे में कर सकते हैं। तो जब समाज की बात आती है तो हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि समाज क्या है, समाज किसको कहते हैं। क्या हम सिर्फ भीड़ को समाज कह सकते हैं, या समाज कोई सुसंगत व्यवस्था है मनुष्यों की? तो मेरे हिसाब से समाज जो है व्यक्तियों की, वस्तुओं की, उत्पादन के साधनों का जो अंतर संबंध है, उससे समाज का निर्माण होता है। और प्रारंभिक काल में जहाँ से हमने शुरुआत की, जो अध्ययन किया गया उसके अनुसार शुरुआत जो है वो कबीलों से हुई थी, छोटे छोटे कबीलों से हुई थी। और
जब मनुष्य के पास उस समय जो है ज़्यादा ज्ञान नहीं था और प्रकृति में वो अपने आप को बहुत ही अकेला और डरा हुआ पाता था, तो उस दौरान उसके अंदर बहुत से अंधविश्वास भी पनप गए थे। और हर कबीले का एक मुखिया होता था और उस मुखिया की बात जो है सभी लोग मानते थे। वो मुखिया ही एक तरह से सर्व सत्ताधिकारी होता था। इस तरह विकास होते होते हम अब 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि आज भी हम वही कबीलाई जीवन ही तो नहीं जी रहे। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, साइंस का डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पर आज भी क्या हम वही कबीले की मानसिकता को लेकर ही तो नहीं जी रहे हैं। हमारी जो मानसिकता है, जो हमारी मनोविज्ञान है, उसमें कहाँ कितना परिवर्तन आया। और इस दौरान जो ये बीच की यात्रा हुई, इसमें कई तरह के संघर्ष आए हैं और कई तरह के आंदोलन भी हुए, क्रांतियाँ भी हुई और समाज में तमाम तरह के झगड़े फसाद हुए। तो इसमें जो है तमाम तरह के भेदभाव भी विकसित हुए, जैसे जाति को लेकर, रंग को लेकर और दौलत को लेकर। नर और नारी के बीच में बहुत अधिक भेद किया गया। नारी को कई तरह से, अभी मैं एक छोटा सा वो पढ़ा था मैंने, जिसमें कि सती जो है वो किस तरह से स्त्री को सती किया जाता था, तो उसका पूरी प्रक्रिया क्या थी, वो प्रक्रिया आप पढ़ेंगे तो बहुत ही हौला के, उसको पढ़ के आप दहल जाएंगे। तो ये सारा आयोजन किया गया था। तो जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो समाज का जो मूल इकाई है वो तो व्यक्ति ही है, व्यक्तियों से समाज बनता है। लेकिन सिर्फ एक भीड़ से या बिखरे हुए व्यक्तियों के समूह से समाज नहीं बनता। समाज में अंतर संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इंटर रिलेशनशिप के दो व्यक्तियों के बीच में, या एक समूह और दूसरे समूह के बीच में, या सरकार और जनता के बीच में, या एक देश और दूसरे देश के बीच में जो उनका अंतर संबंध है, वो अंतर संबंध किस तरह का, वो अंतर संबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उस पर ध्यान देना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो इसलिए अलग अलग देशों में अभी तक क्रांतियाँ हुई है, लेकिन वो छुटपुट आंदोलन बन के रह गई। वो एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के अंदर हुई कि रूस की क्रांति रूस के अंदर हो गई, फ्रांस की क्रांति फ्रांस के अंदर हो गई, या कंबोडिया की क्रांति कंबोडिया में हो गई, चीन की क्रांति चीन में हो गई। अक्सर भारत में जो है, जिसको हम आज़ादी का आंदोलन कहते हैं, वो पूरे देश में ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उसमें भी कम लोगों का, उस समय जितनी जनता थी सब ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसी तरह नड्डा जी, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। रूस और फ्रांस की जो क्रांति थी, उसने तो दुनिया को प्रभावित किया था। प्रभावित जरूर किया सर, वो पूरे विश्व में नहीं हुई ना, फिर भी वो लिमिटेड एरिया के अंदर विश्व में नहीं हुई, लेकिन कुछ देशों में तो दिल्ली थी ना। बिल्कुल बिल्कुल हुई थी, उसका बहुत प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल वो क्रांतियाँ हुई, बेशक हुई, उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जैसे भारत में भी जैसे क्रांति हुई जी, और मतलब एक तरह से क्रांति कहना चाहिए उसको, बदलाव हुआ। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का अस्त्र जी काम में लिया, बिल्कुल, तो उससे भी काफ़ी दूसरे देशों में बहुत प्रभाव पड़ा। और एशिया और अफ्रीका के देश तो भारत की क्रांति से ही जी जी शिक्षा लेके या उसको देख करके उसके अनुसार बाद में ही सारे लोग आज़ाद हुए। बिल्कुल। और नेल्सन मंडेला का जैसे नाम लेते हैं, इवन अमेरिका में वो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, तो ये जो लोग थे, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी क्रांति हुई उसका असर तो पड़ा। बिल्कुल, निश्चित ही तौर पर दुनिया में जो अलग अलग हिस्सों में जो मेन क्रांतियाँ जो हुई, इधर रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और भारत के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, या और भी जो नेता उस समय थे, भगत सिंह भी थे, तो ये सब भी इससे प्रभावित थे। और जो हमारे पास प्रगतिशील विचार आए वो मुख्यतः पश्चिम से ही आए थे, क्योंकि पश्चिम में इस दिशा में ज़्यादा काम हुआ, तो ये सारे प्रगतिशील विचार उधर से आए। लोकतंत्र भी जो है वहीं से हम लेकर आए हैं। और हमारे बहुत से नेता जो है वो ब्रिटेन में पढ़े थे, तो वहाँ से भी उनको वो प्रगतिशील विचार मिले हैं। इसके साथ साथ फिर हमारे नेता और हमारे विद्वान लोग जो है अतीत के अंदर भी गए और अतीत में भी जो अच्छी चीज़ें थी उनको उन्होंने ग्रहण किया, वो भी लेके आए, तो वो एक अलग विषय है। तो जब समाज परिवर्तन की बात कर रहे तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अभी तक जो है एक सीमित एरिया के अंदर हर एक आंदोलन हुआ है, एक सीमित समय के लिए हर एक आंदोलन हुआ है। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, इंटरनेट है, सब व्यवस्था है, तो जब तक पूरे, और हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, हालांकि वो ग्लोबल विलेज नहीं बना है,
लेकिन अब मान लें ग्लोबल विलेज है, तो इस ग्लोबल विलेज के अंदर आज पूरे समाज को परिवर्तित करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। जो ग्लोबल विलेज का नारा लगा रहे थे वही अब अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट करने जी, लग जी, गए जी, जी। तो वो ग्लोबल विलेज तो खत्म हो गया एक तरह से। बिल्कुल। वो पुराना सपना भी है वसुदेव कुटुंबकम का, और आज ग्लोबल विलेज कहते हैं। ये मेरे कहने का मतलब था कि आज जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हुई है और हम एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आए, और एक विचार दूसरे विचार, पहले विचार फैलने में भी समय लगता था, बुद्ध और महावीर के समय में विचार फैलने में भी समय लगता था। अभी तो विचार तुरंत फैल सकता है सारी दुनिया के अंदर, और सारी दुनिया के अंदर कोऑर्डिनेट करके एक क्रांति, एक बड़ी क्रांति खड़ी की जा सकती है। और भारत के अंदर भी अगर हम पूरी दुनिया को छोड़ भी दें तो पूरे भारत के अंदर भी जो है उस तरह का एक कोऑर्डिनेशन, जब तक पूरे देश के अंदर सामूहिक रूप से जब तक ये परिवर्तन का दौर नहीं आएगा सब तक तो समाज नहीं बदलेगा। अलग अलग हिस्सों में छुटपुट आंदोलन या छुटपुट उससे जो है समाज नहीं बदलेगा। ये मेरी इसमें ये सोच है। और भेदभाव तो निश्चित ही तौर पर मिटना चाहिए, चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे रंग का हो, संप्रदाय का हो, जितने भी भेदभाव हैं, क्योंकि ये भेदभाव जो है इंसान को इंसान से अलग करते हैं और मन में कहीं ना कहीं द्वेष और घृणा भी पनपाते हैं और कंपटीशन पैदा करते हैं, प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, और इस कारण जो हमारा जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। तो ये भेदभाव तो मिटना ही चाहिए। तो अब इसको मिटाने के तरीके, तो इसमें सबसे बड़ा तरीका तो शिक्षा ही है। शिक्षा चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर हो या चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर हो, व्यक्तियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा समाज है बेसिकली वो लीडर फॉलोवर सोसाइटी ही है, उसको नहीं बदला जा सकता। हमें हमेशा एक नेता चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे आगे चले, हमें मार्ग दिखाए, हमें मार्गदर्शन दे। कभी गांधी देते हैं, कभी लेनिन देता है, कोई ना कोई व्यक्ति, कभी महावीर देते हैं, कभी बुद्ध देते हैं, कभी ईसा मसीह देते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति मार्गदर्शक बन के आता है, वो आगे चलता है, तभी लोग उसके पीछे चलते ये हैं। जितने भी आपने नाम लिए ना, जी सर। लेनिन, महावीर, गांधी, बुद्ध, और इसमें आप जोड़ लो तो कबीर, जी नानक, बिल्कुल सर। फुले, हाँ हाँ अम्बेडकर, बिल्कुल। और भी अन्य देशों में इन बहुत- सारे देशों की, इन सारे लोगों की जो लड़ाई थी, जी वो लड़ाई थी समानता की लड़ाई, जी जी सम्मान की लड़ाई, जी। आपस में एक दूसरे का सम्मान करना जी, जी, जी। और हाँ हाँ एक दूसरे को बराबर, हाँ हाँ समता की लड़ाई हाँ, थी हाँ, एक्चुअली। तो उस समता की लड़ाई का हश्र ये है कि वो बुद्ध के समय भी लड़ी गई, बिल्कुल वो महावीर के समय भी लड़ी गई, बिल्कुल वो नानक के समय भी लड़ी गई, बिल्कुल वो कबीर के समय भी लड़ी गई, जी। और आज भी हम उसी लड़ाई के लिए, बिल्कुल। उसी समता के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये ऐसी लड़ाई है कि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते? एक क्या है कि जो राजशाही बीच में जो आई, मतलब जो कबीलाई, आपने कहा कि कबीलाई थे, और वो कबीलाई बाद में थोड़ी थोड़ी जगह घेरते गए, और उसका कबीले का जो नेता था वो राजा बन गया। जी सर। उसने अपना कुछ डिसिप्लिन बनाया कि जी सर। ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, जो प्रोटोकॉल बनाए, हाँ। और उन प्रोटोकॉल को जो नहीं मानता है, आपस में लड़ते, वो दूसरा ग्रुप बना लेता, गुट बना लेता, अपने अलग। जी 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 तो ऐसे क्या है कि बनते बनते एक राजशाही पैदा हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने अपना राजा, जैसे वो था तो राजा है भाई ये तो, और फिर उसके राजशाही ठाट और ये सब, हाँ हाँ उससे निकलते निकलते हम यहाँ तक आ पहुँचे जी जी कि उसका तो कोई बराबरी नहीं थी, हाँ हाँ उसके मुकाबले राजशाही राजा के मुकाबले में तो कोई था ही नहीं मामला, बिल्कुल बिल्कुल। उससे तो कोई समता की बात भी नहीं समता की बात हो ही नहीं सकती थी, उन समाजों में समता का विचार भी नहीं था। आज हम, और मुझे लगता है कि जो भी क्रांतियाँ हुई, भली महावीर की हो, बुद्ध की हो, रूस की हो, फ्रांस की हो, इनका इफ़ेक्ट जो है फ्रांस में और रूस में तो अभी भी है उनका इफ़ेक्ट, क्योंकि वो थोड़े जागरूक हैं लोग। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो समता की लड़ाई थी, वो लड़ाई मतलब थोड़े दिन चली और फिर बंद हो गई, फिर थोड़े दिन चली फिर बंद हो गई। तो उसकी वजह से हम यहाँ तक आ गए हैं कि 70 साल पहले अम्बेडकर जो लड़ाई लड़ रहे थे, 75 साल 70 साल पहले, और गांधी जो लड़ाई लड़ रहे थे, जी
वो हम भूल गए। जी जी बिल्कुल। हम फिर उसी तरह के छुआछूत में और जातिवाद में फंस गए कि कुएं से पानी नहीं पीने देंगे। या जी, आज जी। अभी देखो ना आप, कितना बड़ा हादसा हुआ है ये शंकर लाल को जो अदवास में मार दिया जी जी एक दमंग आदमी ने जाकर के, जी सिर्फ इसलिए कि एक शादी ब्याह के अंदर किसी ने तो लिखा है घोड़ी पे चढ़ने का मामला था, हाँ और किसी ने मतलब उसको लपेटने की कोशिश की और उसको दबाने की कोशिश जी, की। जी। जो असली वजह है वो नहीं बताई। जी जी लेकिन जो भी हो, वो चूँकि मेघवाल समाज का था, हाँ हाँ तो उसको जो है वो उस दमंग आदमी ने, जो शायद राजपूत समाज का रहा होगा, हाँ उसको मार दिया। हाँ बाद में वो भी अपना गला खुद काट करके मर गया, वो एक अलग बात है। हाँ लेकिन ये जो अभी तक चल रहा है हमारे देश में, लोकतंत्र के बाद 70 साल की आज़ादी के बाद, नेहरू, गांधी और लोहिया और अंबेडकर की इतनी क्रांतिकारी बातों के बाद भी, इतना बढ़िया संविधान के बाद भी, इसका क्या वो है उपाय? मतलब अभी तक भी ये सब चीज़ें चली रही है हमारे देश बिल्कुल के चल अंदर। रही है सर, बिल्कुल बड़े स्तर पर चल रही है। हाँ, बड़े स्तर पर बड़े चल स्तर रही पर चल रही है, और जो सत्ता समूह है वो उसमें पूरी तरह भागीदार है, सक्रिय है, इन्वॉल्व है। वो उसको कम नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बनाए रखना चाहते हैं, ताकि उनके अपने उनकी सत्ता चली रही। उनकी सत्ता चले, उनके स्वार्थ पूरे होते रहे। नहीं तो वो दो चीज़ें इसमें है, एक तो सत्ता, दूसरा पैसा तो है ही है उसमें। जी, सत्ता जी। के साथ पैसा भी ताकत ही पैसा है। भी हाँ, ताकत ही है। ताकत ही और है। तीसरी ताकत यहाँ पर है धर्म, धर्म, बिल्कुल। रिलीजन जो इसमें जुड़ गया है, बिल्कुल। वो इतना ज़्यादा इनका तीनों का जो है बिल्कुल, वो गठजोड़ बन गया है हाँ, कि वो आम आदमी को उसके बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। और यही मेरी समझ में सबसे बड़ी समस्या आज की सबसे बड़ी समस्या तो ये है सर कि ये तीनों जो आपने बताई, तीन ताकतें हैं, एक राजनीतिक ताकत है, एक आर्थिक ताकत है, और एक धर्म की ताकत है। और इन तीनों में जो गठजोड़ हुआ है, वो गठजोड़, चौथी जो ताकत है, उसके मीडिया उसके साथ मिलकर जनता की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट करने में लगा हुआ है। बिल्कुल। आज जनता की बुद्धि को खत्म करने की कोशिश की जाती है, जनता को, सोच को ही समाप्त कर रहे हैं, जनता को पुतलों में बदला जा रहा है, और जनता में एक तरह की गहरी अंधभक्ति शासन के प्रति, सत्ता के प्रति पैदा की जा रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और लोग जागरूक ही नहीं। अब आप मतलब स्टेटमेंट सुने कि पेट्रोल अगर 1000 रुपये हो जाएगा लीटर, तो भी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। अब ये क्या, ये किस तरह का तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, ये किस तरह का स्टेटमेंट है? तो ऐसे में सर समता की कैसे बात करेंगे? लेकिन फिर भी आज तक जितने प्रयास हैं, वो प्रयास तो जारी रखने पड़ेंगे समता के लिए। समता हमारा आदर्श है, समता हमारा स्वप्न है, और समता प्राप्य भी है। ऐसा हम अगर मान लेंगे कि प्राप्य नहीं है तो हम प्रयास करना ही छोड़ देंगे, तो समता प्राप्य भी है, तो उसको प्राप्त करना है, तो उसकी दिशा में हमें प्रयास लगातार सतत रूप से करने होंगे। और इसमें बड़ी रुकावट हमेशा से सत्ता रही है, सत्ताधारी रहा है। शासन में जो भी व्यक्ति है, हम किसी पार्टी विशेष की भी बात नहीं करते, जो भी शासन में रहा है, हमने दूसरी पार्टियों का भी शासन देखा है, तो जो भी सत्ता में रहता है उसका तो फिर क्या मूल ध्येय ही हो जाता है कि येन केन प्रकार मैं सत्ता में बना रहा हूँ, साम नाम दंड भेद कैसे भी करके सत्ता में बना रहा हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि विचारधारा के नाम पे लोग आते हैं अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग विचारधारा को लेकर के, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता पर जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं, उनकी विचारधारा सत्ता विचारधारा हो जाती है। बिल्कुल, सत्ता केंद्रित और सत्ता केंद्रित हो जाती है। और उसको बचाने के लिए अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि 92 जी सर 1992 के बाद से जी मनमोहन सिंह जी और नरसिंहा राव जी जो आए थे, बिल्कुल, उन्होंने बिना संविधान में परिवर्तन किए, है ना, समाजवाद से पूंजीवाद के रास्ते पे चल पड़े, बिल्कुल चल। ठीक है। उसके बाद जितनी सत्ताएं आई, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे उन सत्ताओं में, या बाहर से समर्थन था उनका, मतलब कहीं कहीं टेक था उनका, है ना, और बाकी सारी जो सामाजिक परिवर्तन की शक्तियां हैं, खासतौर से समाजवादी लोग हैं जो, वो भी उसमें शामिल थे। जी। लेकिन फिर भी
उस नीति को नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। वो जो आर्थिक नीति इन्होंने लेके आए मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, समाजवाद से पूंजीवाद के रास्ते पर ले जाने की, उस पूंजीवाद के रास्ते से हटने का प्रयास किसी भी सत्ता ने नहीं। आज तक वही है रास्ता, तो आज तक वही चल रहा है। अभी तो खैर और ज़्यादा है, अभी तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, और अभी तो दो, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी क्या है, दो जनों का भाई भतीजावाद है। हाँ, वो तो है ही है। दो हम और दो राज कर रहे हैं और दो के लिए राज कर रहे हैं। अभी तो ये हो गया है अडानी अंबानी और मोदी शाह, इसके अलावा कुछ है ही नहीं अभी। 2+2 2+2। हाँ, तो लेकिन कुल मिला करके मैं तो 92 से अभी तक की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, है ना। 33 साल हो गए लगभग। बिल्कुल। मनमोहन सिंह ने भी उसी दिशा में बढ़ाने का प्रयास किया, ज़्यादा अलग नहीं। मनमोहन सिंह ने तो परिवर्तन किया ही था। बिल्कुल उसी दिशा में। मनमोहन सिंह ने परिवर्तन किया था, उसी को अटल बिहारी ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और उसके बाद जो सरकारें आई, वीपी सिंह की आई बीच में, जैसे देवगौड़ा की आई, गुजराल की आई, इन सब लोगों ने भी उसी नीति को अपनाया। मैं वही कह रहा हूँ सर, सरकार कोई आई हो, रास्ता तो तब से लेकर अब 92 से लेकर अब तक वही रास्ता है, उसी रास्ते पे आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस रास्ते में पता नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव है या पूरे विश्व की स्थिति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। और हम लोग जो रास्ता उन्होंने खोल दिया ना, और जिस तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया, तो उसमें अब ये हमारी मतलब क्या कहते हैं उसको, मजबूरी हो गई। हमारी मजबूरी हो गई कि हम उसी रास्ते पर चलें। लेकिन पूरे विश्व में, मतलब उस रास्ते पे पूरे विश्व के अंदर आम आदमी खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं। और सब जगह पूरे विश्व में बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। भले अमेरिका में 4-5% बेरोजगारी है, हमारे यहाँ 9-10% है, और कहीं और 6-7% है। अमेरिका, इंग्लैंड में भी है, सब जगह, इवन जर्मनी जैसे देश में भी बेरोजगारी है। बात का ये कैसा दुष्चक्र है कि सरकारें तो लोन के चक्कर में फंसी हुई है। हाँ, व्यक्ति भी घर में, आज घर में लोग लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। नहीं, वो तो आपको मतलब वो सब्ज बाग दिखाए ना कि आप कार खरीद लो, आपकी हैसियत नहीं है तो भी अरे यार कार, अरे लोन मिल रहा है, बैंक से लोन ले लो। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि बैंक से लोन ले भी लेता है बेचारा, तो एक तो ये है कि आप जितने लोन ले रहे हो वो आपकी जो आय है अगली 20 साल तक की, वो आप उनकी गिरवी रख रहे हो। जी, क्योंकि आपको वो किस्त तो देनी है। बिल्कुल। चाहे मकान ले हो, चाहे कार ले हो, चाहे और कुछ ले हो, जब आपने लोन ले लिया तो वो तो आपको उतारना ही है, वो किस्तें तो आपको चुकानी है, तो उतना पैसा तो आपने पहले से गिरवी रख दिया है ना। और बाद में जो आपको ज़रूरत है खाने पीने की या जीवन चलाने की, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये बड़ा दुष्चक्र हो गया, बहुत बड़ा दुष्चक्र है। और पिछले 20 सालों में कर्ज के कारण, लोन के कारण जितनी आत्महत्याएं समाज में हुई है, शायद उससे पहले पूरे इतिहास में भी नहीं हुई होगी, शायद पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में भी नहीं हुई। और उसमें भी जो छोटी कम्युनिटी के लोग ऐसी खबरें किसान हैं, जैसे पूरे के पूरी परिवार आदमी सिर्फ कर्ज में दबा हुआ है तो अपने साथ पत्नी बच्चों सबको खत्म कर देता है, सबको जहर। तो ये पूंजीवाद का जो बहुत ही विकृत रूप है, बहुत ही खराब रूप है, ये मतलब इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये हम बात करते, समता की बात करते हुए पूंजीवाद पे आ गए, और पूंजीवाद की ताकत हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया में आज पूंजीवाद ही हावी है। साम्यवादी देशों में भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद ही चल रहा है। नहीं तो अपन इसी नोट पे इसको ख़त्म करेंगे कि जब तक विश्व में भी और हमारे यहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी, जब तक ये पूंजीवादी नीतियाँ नहीं बदली जाएगी, तब तक समता मूलक समाज बनाने का जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरी बात ये है कि जब तक हथियार रहेंगे इस देश विश्व में तब तक न्याय पूर्ण व्यवस्था
नहीं बन सकती है। कई सारे युद्ध सिर्फ हथियार खपाने के लिए की जा रहे हैं ना। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, हथियार का मतलब ही अन्याय को हाँ हाँ बिल्कुल कायम रखना है। बिल्कुल, अन्याय भय। अन्याय और हाँ, वो भय भी है ही है। बिल्कुल सर। अन्याय और भय को कायम रखने के लिए ही हथियारों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर। तो हथियार कैसे खत्म हो ये बिल्कुल। और समाजवाद के रास्ते पर हम कैसे चलें, ये दोनों जुड़ी हुई चीज़ें जी, हैं, जी, अलग अलग नहीं है। बिल्कुल सब है आपस ना, में जुड़ा हुआ है। आपस में जुड़ी हुई है। जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल। जब तक इसका हल नहीं निकालेंगे जी, जी, सर। देश में और विश्व में ही पूरे में जी। कोई सही तरह का मतलब आदमी खुशहाल नहीं रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद, जी सर। आप तो आए, आपने अच्छी चर्चाएं की जी सर। और जी सर, सभी लोगों को विषय बहुत बड़ा था, तो पर फिर भी हमने हाँ। बीज रूप में उसको थोड़ी बहुत बातचीत जरूर की है। सुनने वालों को भी सबको धन्यवाद, उन्होंने अंत तक सुना। जी सर। अब एक अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो फॉरवर्ड करें, और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियोस मतलब वीडियोस शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और सुझाव दें। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भारत। जय भारत।